गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर हिंदी ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण की भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होती है, किसे व्याकरण कहते हैं। भाषा यानी कि भाषा वह साधन होता है जिसे हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे को समझाते हैं और दूसरे के जो भाव होते हैं वो हम समझते हैं, वो भाषा कहलाती है। और जो लिपि होती है वो भाषा को जो लिखने का ढंग होता है, तरीका होता है, उसको लिपि कहते हैं। और व्याकरण व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करवाता है। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा, प्रत्येक प्राणी अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी बात बोलकर और लिखकर दूसरे के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरे लोग सुनकर और पढ़कर उसे समझते हैं। अब नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। इन चित्रों को आप ध्यान से देखना और इनको समझना। श्रीमान नमस्ते, मैं प्रेरणा बोल रही हूँ। मनीषा घर में है क्या? यानी कि लड़की फोन पे बोल रही है। जो सामने से जिन्होंने फोन उठा रखा है वो बोलते हैं नमस्ते प्रेरणा, मनीषा घर में नहीं है, मैं उसका पिता बोल रहा हूँ, आपको क्या काम है? इधर देखिए, ये बच्चा है, ये लिख रहा है, इधर ये टीचर है, ये लिख रही हैं। तो अपने जो भाव है उनको लिखकर प्रकट कर रहे हैं। पहले चित्र में मनीषा के पिता और प्रेरणा फोन पर बातें कर रहे हैं। मनीषा के पिता बोलकर अपनी बात प्रेरणा को समझा रहे हैं तथा प्रेरणा सुनकर उसकी बात समझ रही है। दूसरे चित्र में बच्चा प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपनी बात को समझाने का प्रयास कर रहा है तथा अध्यापिका उत्तर पुस्तिका पढ़कर उसकी बात समझने का प्रयास कर रही है। कभी कभी संकेतों के प्रयोग द्वारा भी जानकारी और विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी संकेतों के द्वारा भी जानकारी और विचार प्राप्त किए जाते हैं। संकेतों से भी भाषा को हम कह सकते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे पहले चित्र में ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ के संकेत द्वारा गाड़ियों को रुकने और चलने का संदेश दे रहा है। दूसरे चित्र में आयकर उंगली के संकेत आयकर द्वारा खेल रहे खिलाड़ियों के आउट होने संदेश दे रहा है। कि पहले चित्र में जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो गाड़ियों को रुकने का संकेत कर रहा है और दूसरे में अंपायर है वो खिलाड़ियों को आउट होने का संकेत या संदेश दे रहा है। कभी कभी संकेत द्वारा कही गई बात समझ नहीं आती, इसलिए अपनी बात समझाने के लिए बोलना या लिखना आवश्यक है। यही कारण है कि व्याकरण में संकेतों को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। यानी कि जो सांकेतिक भाषा है उसको भाषा में नहीं रखा गया है। यानी कि मुख्य रूप से भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की ही होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा, जब हम से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाने तथा कानों से सुनकर दूसरों की बात समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी मुंह से बोलकर हम दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बोली हुई बात हम अपने कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो ये मुख से बोलकर अपनी माँ को बता रही है। इधर आज का प्रश्न पत्र तो बहुत कठिन था। तो बच्चे हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो मुख के द्वारा बोलकर अब बातें कर रहे हैं। कवि का कविता गायन, गायक का गीत गाना, नेताजी का भाषण देना, समाचार वाचिका का समाचार पढ़ना, टेलीफोन द्वारा बातचीत, वाद विवाद, सामूहिक चर्चा, अंताक्षरी आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ये सब क्या है? कविता सुनाना, गाना गाना, नेताजी जो भाषण देता है, समाचार पढ़े जाते हैं, टेलीफोन पे बातें होती हैं, वाद विवाद होते हैं, सामूहिक चर्चा होती है, अंताक्षरी वगैरह होती है। तो ये सब क्या है? मौखिक भाषा होती है। नेक्स्ट आती है सेकंड,
लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जो लिखकर जो अपने मन के विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। छात्रा लेख लिख रही है तो ये लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। दूसरे में शिक्षिका प्रश्नों के उत्तर लिख रही है तो शिक्षिका है वो प्रश्नों के उत्तर है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखकर बच्चों को समझा रही है, तो ये अपने मन के विचार वो लिखकर बता रही हैं। समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र, पोस्टर, SMS, ईमेल भेजना, सूचना, संवाद, अनुच्छेद लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। राजभाषा, हिंदी भारत के राजकीय कामकाज की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, यानी कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है या राजकीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है। हिंदी को हिंदी भाषा का दर्जा, भारत की राजभाषा का या राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशेष बच्चों, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली एवं पढ़ी लिखी जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी, जापान में जापानी, चीन में चीनी तथा रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। सभी देशों की तरह भारत के राज्यों की भी अपनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। यानी जितने भी राज्य हैं हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हर राज्य की अपनी अलग भाषा होती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है और भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, जो क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, वो बोली कहलाता है। नेक्स्ट आती है लिपि। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी भाषा को या फिर भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। आपस में बात करते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उन्हें लिखने में कुछ चिन्ह होते हैं, यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अन्य भाषाएं हैं और उनकी लिपि हैं। तो डोगरी भाषा है, डोगरी भाषा। डोगरी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, तमिल की तमिल, उर्दू की फारसी, कोंकणी की देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, बंगाली बांग्ला, मलयालम, जर्मनी रोमन, फ्रेंच रोमन, नेपाली देवनागरी। तो ये सब क्या है, अपनी अपनी भाषाएं हैं और भाषाओं की ये लिपियां हैं। नेक्स्ट आता है व्याकरण, कि व्याकरण किसे कहते हैं। बच्चों, हम प्रतिदिन अपने लोगों को बोलते समय भाषा संबंधी गलतियां करते हुए देखते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से में बोलने, लिखने और समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यानी कि व्याकरण होता है वो हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाता है। आओ दादी तुमको शेर को ले चलूं, आओ दादी तुमका शेर को ले चलूं, आज मेरे को तेरा पतंग जरूर काटना है, माँ आज सब्जी में नमक अधिक हो गई है। यानी कि ये भाषा की अशुद्धता है। तो ये अशुद्ध भाषा है, तो ये व्याकरण होता है वह हमें अशुद्ध और शुद्ध की जानकारी प्राप्त करवाता है। उपयुक्त तीनों ही वाक्य गलत हैं। अशुद्ध है यानी अशुद्ध है, तो उनको सही और शुद्ध रूप में लिखने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके बाद ये वाक्य शुद्ध रूप से इस प्रकार लिखे जाएंगे। अब शुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। पहले में आओ दादी तुमका शेर को ले चलूं, तो ये शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, आओ दादी जी मैं आपको शेर पर ले चलूं। नेक्स्ट आता है आज मेरे को तेरा पतंग जरूर काटना है, आज मुझे तुम्हारी पतंग जरूर काटनी है, ये इसका शुद्ध रूप है। अब ऊपर ये अशुद्ध लिखा हुआ है, माँ आज सब्जी में नमक अधिक हो गई है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, माँ आज सब्जी में नमक अधिक हो गया है। तो ये भाषा की शुद्धता, यानी हम शुद्ध और अशुद्ध बता सकते हैं पढ़कर। हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना व्याकरण द्वारा ही सीखते हैं। व्याकरण की परिभाषा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। संसार में सबसे पहले व्याकरण की रचना प्राचीन काल में भारतीय ऋषि
पाणिनि ने की थी, यानी भारतीय ऋषि था। सबसे पहले व्याकरण की रचना ऋषि पाणिनि ने की थी। उन्होंने संस्कृत भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों को संकलित करके व्याकरण लिखी थी। प्रत्येक भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियम अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रत्येक भाषा ही व्याकरण भी अलग अलग होती है। प्रत्येक भाषा होती है उसकी व्याकरण भी अलग अलग होती है। हिंदी भाषा में व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं। हिंदी भाषा में व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। सबसे पहला होता है वर्ण विचार। व्याकरण के इस भाग में भाषा की मूल इकाई वर्ण या अक्षर के समुचित प्रयोग की जानकारी प्रदान की जाती है। वर्ण विचार में तो हम वर्ण लिखना सीखते हैं। वर्ण जो होते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं। उन वर्ण जो होते हैं क ख ग ए आ ई क ख ग घ ड़, तो इन सब की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा आता है शब्द विचार। व्याकरण में इस भाग में वर्णों से उचित मेल से शब्द रचना और उनके प्रयोग के नियम सिखाए जाते हैं। तो शब्द विचार में हम शब्द बनाना सीखते हैं, वर्णों को जोड़कर किस प्रकार शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखो वर्ण है, वर्ण विच्छेद हो रखा, वर्ण जुड़े हुए हैं, ब न ब द र ए, यानी कि इसका बंदर बन गया। तो ये वर्ण सब अलग अलग है, तो यहाँ पे एक शब्द बन गया। इसी प्रकार इसमें अचकन बना हुआ है, यहाँ पे रेलगाड़ी बना हुआ है। नेक्स्ट आता है थर्ड वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में शब्दों के उचित मेल से वाक्य रचना सिखाया जाता है, यानी वाक्य विचार में वाक्यों की रचना करनी सिखाई जाती है। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्द विचार में वर्णों से शब्द बनाए जाते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और वाक्य में शब्दों से जो वाक्य बनाए जाते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, अमन बाजार गया, तो शब्दों से वाक्य बन गया। रजनीश और मनदीप बाजार गए, ये शब्दों से वाक्य बन गया। बारिश के कारण बच्चे बाहर नहीं जा सके, तो ये शब्दों से क्या है, वाक्य बन गए। अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो ये चैप्टर है भाषा, लिपि, व्याकरण। इसकी परिभाषाएं आपको याद करनी है और इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।